Hello dear students, I welcome you all again in this video। ये वीडियो बेसिकली लीप स्टूडेंट्स के लिए है। लीप स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आ रही थी बहुत टाइम से कि एक वीडियो बनाकर उनकी सारी जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूं। तो आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना चैनल स्ट्रांग होगा उतनी ही बेटर मैं हेल्प आपकी कर पाऊँगा। क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर लेकर आना, वीडियो बनाना एक टफ टास्क होता है, टिपिकल टास्क होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक वो गलत प्रैक्टिस हो जाती है। कम से कम आप जिनसे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए। और जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी ही हेल्प आपके लिए भी रहेगी और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एडमिशन प्रोसेस तक ही आपकी हेल्प रहेगी। आगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो आगे भी इस चैनल से आपको हेल्प मिलती रहेगी। रिगार्डिंग स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, रिगार्डिंग प्लेसमेंट कैसे होते हैं, रिगार्डिंग सिलेबस किस तरीके से होता है, रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी। तो आप ये सोच के ना रहें अभी कि सिर्फ हम एडमिशन तक हैं, बट आगे भी इस चैनल से आपको किस तरीके से बीटेक करना आसान प्रोसेस रहे, उन सब के लिए आपको हेल्प मिलेगी। और ये सभी तब कुछ पॉसिबल है जब आप सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हो गई है ना, और काफ़ी कुछ डाउट्स हैं उनके, तो उन्हें कहीं से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो वो अपने क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस के आंसर लीप से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो लीप से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए आप क्या करेंगे, उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आपको लीप की वेबसाइट पर जाना है। लीप की वेबसाइट पर कैंडिडेट पैनल पर एक नया लिंक और आ गया है, वो है क्लिक हेयर फॉर सपोर्ट टिकट्स। तो सपोर्ट टिकट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो आपको एडवांस्ड मोड पर जाना है। एडवांस्ड मोड पर जाकर प्रोसीड टू लीप पर ये करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, उसके बाद रजिस्टर्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट और अनरजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट। तो ये तो इंस्टीट्यूट के लिए है, कॉलेजेस के लिए अगर उनको कोई हेल्प लेनी है तो वो यहाँ पर जाकर साइन इन करेंगे। और आपके पास 2 केस हैं, एक तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन कर देंगे। तो एक विंडो ओपन होगी, जो मैं अभी बताऊंगा किस तरह की विंडो ओपन होगी। तो आप यहाँ पर अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन कर देंगे। और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर वो हेल्प ले सकते हैं। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन की मैं बात करता हूँ। तो वही मैं कह रहा था, अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं आपको लॉगिन कर कर कंप्लीट फॉर्म को फिल कर कर भी बता पाता। तो अभी तो मैं आपको जनरली अपने तरीके से बता रहा हूँ जैसा आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सपोर्ट करें, जिससे मैं आपकी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्प कर पाऊँ। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पर करना है, यहाँ पर साइन इन कर देना है। साइन इन करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। वो कुछ विंडो इस तरीके की ओपन होगी। ये होता है क्रिएट टिकट। तो आपको अगर कोई भी इशू, मिस्टेक फॉर्म फिलिंग में रह गई है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, या इधर का उधर हो गया है, या फिर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, यहाँ तक कि आपकी चॉइसेस भी लॉक हो गई हैं, अगर आपकी चॉइस लॉक हो गई है टाइम से पहले, आप उनको अनलॉक कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये टिकट जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर टिकट जनरेट करके आप अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। CGPA में फिल करना है या फिर मार्क्स में फिल करना है, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर आप इशू लिख के बता सकते हैं। तो इशू यहाँ पर रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर, अगर वो आपकी प्रॉब्लम से मैच करते हैं तो उनको चूज कर लो, अगर नहीं करते हैं तो आप अदर का चूज कर लेना। अदर में आपको इशू यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या इशू है, उसको आप लिख देंगे। और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो उसका अगर कोई PDF फॉर्मेट है तो यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं उस फाइल को, जिसकी साइज मैक्सिमम 500 KB तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड होने में छूट गया है,
है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं साइन भी छूट गया, फ़ोटो छूट गया, तो वो यहाँ पर लिखकर अपनी डिटेल्स और यहाँ पर चूज़ फाइल कर सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट टिकट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, लीप ऑफिस तक पहुँच जाएगी और आपकी मेल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कई बार स्पैम फोल्डर में आ जाती है और जो भी क्वेरी होती है कई बार काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं क्वेरी रिजॉल्व करने में, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, आपने अपनी प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन के लिए आगे भेज दिए, आगे फिर उनका ही वर्क होता है कि वो कब तक आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। तो आपके पास कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने का ये एक सॉल्यूशन दे रखा है, आपकी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाइड करने का ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर फॉर सपोर्ट टिकट पर क्लिक करना होगा। तो अब समझ में आ गई होगी आप क्वेरी की ऑथेंटिकेटेड आंसर कहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली लीप ऑफिस से ले सकते हैं। अगर आपको एकदम ऑथेंटिकेटेड आंसर चाहिए किसी भी क्वेश्चन का तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से दिया है कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान में रखना है। तो अभी आज 19 तारीख हो गई, कल 20 तारीख है, तो 20 तारीख तक आपको कैसे भी करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पेमेंट कर आपको सिर्फ इस तारीख तक पेमेंट करना है 1180, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 20 तारीख तक बट अपना रजिस्ट्रेशन कर लें अगर आप इस प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का है वो 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। आप 22/8/24 तक क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट देने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो इसको करने के बाद आपके पास 2 दिन और मिल जाते हैं। इन 2 दिन में आप अपना फॉर्म डिटेल से फिल कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपका अभी पेंडिंग है तो वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी आपको 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा इस गैप के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन करा के रखें, बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स 2-3 दिन में पूरे हो सकते हैं उनको पूरा कराकर आप 22 तारीख तक फॉर्म को कंप्लीट फिल कर दें। यहाँ पर आपको इस डेट का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, जो आपने मार्क्स वगैरह फिल किए हैं उसके बेसिस पर कि आपकी रैंक कितनी आई है, जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन अप्लाइड स्टूडेंट्स में आपकी रैंक कितनी आई है, वो आपको 24 अगस्त को चेक कर लेनी है। और आपको जो लास्ट डेट है अपनी चॉइसेस को लॉक करने की वो 28 अगस्त 2024 है। तो 28 अगस्त तक आप मेरिट जब आ जाएगी तो मेरिट आने के बाद भी एक फाइनल मेरिट आती है, 2 दिन बाद फाइनल मेरिट आएगी। अगर मेरिट में कोई प्रॉब्लम है तो आपसे ऑब्जेक्शन भी मांगे जाएंगे। जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मार्क्स वगैरह गलत फिल कर दिए हैं, CGPA करना है, कन्वर्जन करना है, वहाँ पर अगर डाउट है तो वो सब करेक्शन करने का आपको ये 24 तारीख से टाइम मिल जाएगा, 2-3 दिन का। तो आप अपने मार्क्स को करेक्शन करा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं आपकी मेरिट में। तो उसको करेक्ट कराने के बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी जो 24, 25, 26 को जहाँ तक आ जाएगी। तो 26 तारीख को फाइनल मेरिट आ जाएगी, 26 या 27 को। तो उसके बाद क्या है कि जब फाइनल मेरिट आ जाती है तो उसके बाद 28 तारीख तक आपको पता चल जाएगा। मेरिट आने के बाद जब मेरिट आ जाएगी तो आपको रैंक पता चल जाएगी। रैंक पता चल जाएगी तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस टाइम पर थोड़ा सा बेटर हो जाता है कॉलेज का मालूम करना कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आपको रैंक पता चल जाएगी। तो आप पहले से ही अभी चॉइसेस को लॉक ना करें, चॉइसेस को भर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बट उसमें एक लॉक का ऑप्शन आता है, लॉक सबमिट का ऑप्शन आता है। तो लॉक सबमिट अभी ना करें, मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने लॉक सबमिट कर दिया है, अभी वो चॉइसेस को चेंज करना चाह रहे हैं और चॉइसेस अभी चेंज नहीं हो पा रही हैं उनसे। तो अगर आपने लॉक सबमिट एक बार कर दिया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको मेरिट के बाद ही लॉक सबमिट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने सेव कर भी छोड़ दिए हैं और बाई चांस आप लॉक करना भूल गए तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप चॉइसेस डालकर रख लीजिए बट उसको लॉक सबमिट ना करें, सिर्फ क्या कर लें, अपनी चॉइसेस को सेव कर रख लें। वहाँ पर सेव का बटन है तो सेव बटन पर कर लें, बट लॉक और सबमिट अभी ना करें जब तक आपकी ये मेरिट ना आ जाए। तो यहाँ पर रीप के ब्राउचर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार आपने सबमिट लॉक बटन पर क्लिक कर दिया तो फिर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं उनको आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भी है कि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप और भी जो डिटेल्स हैं आपकी, अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स है फॉर्म के अंदर, उनको भी सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लॉक सबमिट से अभी बचें। अगर आपका अनलॉक रहेगा तो आपकी जो फॉर्म की डिटेल्स हैं वो भी करेक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद एक और बात इन्होंने लिखी हुई है, टू मेक फर्दर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉलेज चॉइस फॉर्म इन एनी सर्कमस्टेंसेज आफ्टर सबमिशन। मतलब सबमिट और लॉक करने के बाद आपको किसी भी चांस में इसको अनलॉक करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिख रखा है। बट मैंने आपको बताया कि आप टिकट जनरेट करके एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर मेरे से मिस्टेक से लॉक हो गई है, मैं अनलॉक करना चाहता हूँ। तो टिकट जनरेट करके आप रिक्वेस्ट डाल दें और मोस्ट प्रोबेबली
वो अनलॉक कर देते हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी हुई, लिख तो रखा है उन्होंने अनलॉक नहीं करेंगे, बट वो कर देंगे अनलॉक। तो आपको क्या है, टिकट जनरेट करके अपनी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वो अनलॉक हो जाएगा। और अनलॉक जब आपका हो जाएगा तभी टिकट जनरेट पर आपकी जो करेक्शंस की जो इश्यूज हैं उनको ये सही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें जो मैंने अभी बताई है कि टिकट जनरेशन का मतलब क्या है, अनलॉक कब करना है, लॉक कब करना है, और आपकी प्रॉब्लम हैं जो फॉर्म की, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया है तो फॉर्म की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती रहेंगी। कब तक ठीक होती रहेंगी? 28 तारीख से पहले पहले तक आप जो भी करेक्शंस हैं वो करवा सकते हो टिकट जनरेट करके। और 28 तारीख के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। इस दिन फाइनल आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा हर तरीके से, उसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लीप सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज चॉइस फिलिंग पर एक वीडियो या सजेशन इन शॉर्ट वीडियो, कम से कम 10 कॉलेज बता दीजिए प्लीज़ सर, जल्दी प्लीज़। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कॉलेजेस भी पूछ रहे हैं। जनरली मैं अपनी तरफ से कोई भी कॉलेज सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है कॉलेज सजेस्ट करना। लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट आई है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। बट फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज की चॉइस फिल करें। और जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में है वो कंप्लीट कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, लिंक में शेयर कर दूंगा। तो उस पर क्लिक कर कर आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस की जो कंप्लीट लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर लेना। एक और क्वेश्चन है, सर कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाएं, कौन से कॉलेज भरें? तो वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह की सीट होती है, एक तो गवर्नमेंट एडेड सीट होती है, एक सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे काफ़ी कम फीस लगती है, बट गवर्नमेंट एडेड सीट्स राजस्थान के स्टूडेंट्स को ही मिलती हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट को गवर्नमेंट एडेड सीट चॉइस फिलिंग में नहीं दिखाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट है वो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट्स पर ही अप्लाई कर सकता है, जहां पर फुल फीस लगती है। और फीस का वीडियो भी मैंने लिंक में डाल रखा है और चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। इन 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल की प्ले लिस्ट को खोल कर देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बीटेक के स्टूडेंट्स के कॉलेज हैं वही आपके कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो ये दो तरह की सीट्स होती हैं। उसके अलावा रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, तो रिजर्वेशन भी है। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई अलग से कोई कोटा नहीं है। जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में तो 15% सीट रिजर्व होती हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, बट यहाँ पर कोई सीट्स रिजर्व नहीं है अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो मैं आगे बताऊंगा, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीट अलॉट होती हैं। अगर आपने बीटीआर से डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट पे अलॉट होगा, अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल हैं तो दूसरे नंबर पर अलॉट होगा, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो तीसरे नंबर पर आपको सीट्स अलॉट होंगी। ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, अलग से कोई सीट्स का यहाँ पर रिजर्वेशन अदर स्टेट कैंडिडेट्स को नहीं है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको कॉलेजेस का कुछ सजेशन दे देता हूँ, बाकी आप डिटेल्ड को लिस्ट में देख लेना और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग भर लेना। मैंने यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बताए हैं। ये भी मजबूरी में बताने पड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये 3 कॉलेज ही सिविल के लिए बहुत बेस्ट हो जाते हैं। एमबीएम जोधपुर हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ 12 सीट्स हैं, ये भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। और 2 to 3 यहाँ पर TFWS सीट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इस केस में 12 सीट्स हैं तो यहाँ पर 5 to 6 सीट्स भी यहाँ पर TFWS की मिल जाएंगी इस केस में। तो TFWS की सीट्स एक्स्ट्रा ये रहेंगी, बाकी जो मेन सीट्स हैं वो 12 सीट्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा और ये सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा CTAE उदयपुर है, यहाँ पर 4 सीट्स होती हैं, सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि इसमें रिजर्वेशन भी रहता है तो रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह लगाकर जनरल कैटेगरी में मुश्किल से एक सीट आएगी, तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। तो ये जो सीट्स हैं 12 सीट्स, ये भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगी। जनरल फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल, OBC फीमेल, तो वही एक एक दो सीट कहीं किसी कैटेगरी में निकल के आएंगी, तो टफ कंपटीशन है। उसी तरीके से RTU कोटा में 6 गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं सिविल के अंदर, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएंगी। तो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए तो ये 3 कॉलेज तो मुश्किल होते हैं, बट आप चॉइस फिलिंग में अगर आपको शो कर रहा है तो आप फिल कर दें, अपर चॉइसेस फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी कॉलेज को अच्छा समझ रहे हैं उसको चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी पर रखें। अगर आप कहीं से भी हैं, आप कोई भी सीट है, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में MBM दिखा रहा है तो उसको आप पहले नंबर पर लेना चाह रहे हैं, चाहे आपके कितने भी कम मार्क्स हैं तो उनको आप ऊपर रख सकते हैं।
सेकंड पर आप आरटीयू रखना चाह रहे हैं, कोई भी रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन नीचे आपको एक कॉलेज ऐसा रख लेना है जो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करें, हायर से लेते हुए, अच्छी चॉइसेस से लेते हुए नीचे की चॉइसेस तक भी आएँ, जिससे आपकी क्या हो, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, चॉइस एग्जॉस्टेड ना हो। वरना कई बार स्टूडेंट क्या लिमिटेड कॉलेज भरता है तो उसकी चॉइस क्या हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो अपवर्ड मूवमेंट मिलता है, तो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। तो ये 3 कॉलेज में तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 कॉलेज सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी बेटर हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 18 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो उनकी कंडीशन है वो इतनी बेस्ट नहीं है। फिर भी मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर बता दिया है कि आप अगर और जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर को चूज़ कर सकते हैं। और जो वुमेंस कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं आप। इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर है, इसको चूज़ कर सकते हैं सिविल के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, इसको चूज़ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर एट लास्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जयपुर में है, बस यही इसका प्लस पॉइंट है। बट ये नया कॉलेज है, नया सेटअप हुआ है, पिछले साल ही सेटअप हुआ है। बट ये जयपुर में है, नया है, तो आपको जयपुर में से इंजीनियरिंग करने का मौका मिल जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर ही एडमिशन देता है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो एक नया कॉलेज है, अभी ज़्यादा कुछ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है नहीं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और काफ़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और भी नए हैं, तो उनका काफ़ी ऐसे हैं कि जिनका खुद का कैंपस भी नहीं है अभी, और काफ़ी कुछ पुराने हैं, आउटडेटेड लैब्स वगैरह हो चुकी हैं, तो वो आप लिस्ट में देख सकते हैं। बस ये भी काफ़ी मुश्किल से मुझे बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। बस आपको डिग्री लेनी होती है, आगे पढ़ाई करनी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिविल ब्रांच में हो तो बेसिकली आपको प्लेसमेंट तो कॉलेज से भरोसे तो रह नहीं सकते, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है सिविल के स्टूडेंट्स को। तो सिविल के स्टूडेंट्स के पास तो गवर्नमेंट जॉब का ही एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट इतना बेस्ट है नहीं। अगर आप चाहें तो आईटी की जो कंपनीज आती हैं, कंप्यूटर साइंस की जो कंपनीज आती हैं, उनमें सिविल के स्टूडेंट्स भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो वो अगर आप क्रैक कर सकते हैं तो आईटी का प्लेसमेंट ले सकते हैं। बट आपके खुद के फील्ड की कंपनीज बहुत कम आती हैं, बहुत रेयर ही आती हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप कैंपस प्लेसमेंट का तो सोच रहे हैं तो वो तो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। वो तो इन 3 कॉलेजेस में तो फिर भी अच्छा प्लेसमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। बाकी कॉलेजेस में आईटी सेक्टर की कंपनीज ही जनरली आती हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो एसकेआईटी जयपुर देख सकते हैं, जेईसीआरसी जयपुर देख सकते हैं, पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर देख सकते हैं। उसके अलावा आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओल्ड कैंपस है, ये देख सकते हैं। पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर है, ये देख सकते हैं। आर्य कॉलेज ऑफ आईटी जयपुर देख सकते हैं। आर्य कॉलेज के 3-4 कॉलेजेस हैं उसके अंदर, काफ़ी ओमेक्स सिटी में काफ़ी नए सेटअप कर रखे हैं, उनको चूज़ मत करना। जैसे मैनेजमेंट, आर्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, उनको चूज़ मत करना, वो बेकार है एकदम। तो इन दोनों आर्य कॉलेज में को ही आप रख सकते हो, रखना चाहें तो। उसके अलावा अगर आप जोधपुर के आसपास देख रहे हैं तो JIET जोधपुर भी ठीक है, अगर आप जोधपुर के आसपास देखना चाह रहे हैं। फिर अगर नया कैंपस, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नया चाह रहे हैं तो आनंद कॉलेज जयपुर है, इतना बेस्ट तो नहीं है, लेकिन बाकी तो इससे भी गए बीते हो गए हैं, तो एक ऑप्शन के लिए आप इसको रख सकते हैं, इतना बेस्ट ये भी नहीं है। बट ये आप पे डिपेंड करता है, आप रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, बाकी आप डिटेल्ड वहाँ सब देख सकते हैं, और बाकी मैंने कॉलेजेस के रिव्यू बनाकर प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो वो देख सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी टिपिकल टास्क है कॉलेज बता पाना, क्योंकि उतने वेल डेवलप्ड कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट्स को तो प्लेसमेंट का रहता है कि कहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, बट वो चीज़ आजकल फुलफिल नहीं हो पा रही है स्टूडेंट्स की। स्पेशली कोर ब्रांचेस में तो प्लेसमेंट का बहुत इशू है, इतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। और नो डाउट सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए ये 3 कॉलेज तो बेस्ट हैं ही हैं, उनको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिए, बाकी इनमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है कि आप काउंसलिंग के थ्रू अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी कम फीस पर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल करा देंगे डिप्लोमा होल्डर्स को। तो आप डायरेक्टली भी टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लीप के थ्रू जाते हो, काउंसलिंग के थ्रू जाते हो, तो ये आपसे फुल फीस चार्ज करेंगे। और अगर आप इनसे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर कर बार्गेनिंग कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती हैं, तो ज़्यादातर कॉलेजेस की सीट खाली हैं, तो वो कम फीस में भी आपको एडमिशन प्राइवेट कॉलेज दे देंगे।
अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो लीप की जो वेबसाइट है इस पर कहीं पर भी सीट मैट्रिक्स नहीं दी हुई है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डालनी होती है, वरना स्टूडेंट्स को पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है कौन सा नहीं। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर डालनी होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स नहीं डाली है। सीट मैट्रिक्स ना डालने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर सीट मैट्रिक्स डाल देते हैं तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो इनकी अपनी पोल से बचने के लिए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में दिखेगा कि लास्ट ईयर इनकी सीटें खाली कितनी रह गई थी, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि कितनी सीटें खाली रह गई थी। तो उस चीज़ को इन्होंने हाइड कर रखा है। अगर यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डाल देते, क्योंकि जो लास्ट ईयर की जो सीट्स खाली रह जाती हैं उस पर भी डिप्लोमा वालों को एडमिशन मिलता है, तो उससे ये क्लियर पता चल जाता कि लास्ट ईयर इनकी कितनी सीट्स खाली रह गई थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी पोल को छुपाने के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स नहीं डाली है, और प्राइवेट कॉलेजों का भी प्रेशर रहा होगा, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर सीट मैट्रिक्स नहीं डाली है। क्योंकि कोई भी एडमिशन एजेंसी है सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देनी ही होती है, बट इन्होंने यहाँ पर कोई भी सीट मैट्रिक्स शो नहीं कर रखी है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सीट मैट्रिक्स डालते ही सारे कॉलेजेस की पोल खुलकर आ जाती कि उनके कितने कम एडमिशन है, ये सबको पता चल जाता ओपनली। इस वजह से इन्होंने सीट मैट्रिक्स नहीं डाल रखी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाइड कर रखी हैं। इवन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बुकलेट में भी काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं। कंप्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रखी है, क्या कट ऑफ, क्या मेरिट और किस तरीके से ये कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने नहीं बता रखा है। तो इन सब के वही रीजंस हैं, हाइड कर रखी हैं चीज़ें। तो कोई बात नहीं, चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। बाकी मैंने लिस्ट अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, मैंने रिव्यूज़ डाल रखे हैं काफ़ी कॉलेजेस के, वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज लॉक करने के बाद दोबारा से चेंज कैसे करें। अब मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग से मैं वीडियोज़ में बता रहा था, आपको रिप्लाई भी किया था कि कॉलेज लॉक मत करना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी कर रखा है कि कॉलेज लॉक मत करना। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि चॉइस आपको लॉक करनी है जब आपकी मेरिट का डिक्लेरेशन हो जाए। लेकिन अब आपने कर दी है, तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। वही आपको अनलॉक करने के लिए टिकट जनरेट करनी पड़ेगी। लीप के पोर्टल पर टिकट जनरेट का जो ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन पर अपनी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। सर प्लीज़ अनलॉक माई चॉइस फिलिंग, आई बाय मिस्टेक आई लॉक चॉइस फिलिंग, सो प्लीज़ अनलॉक दिस। इस तरह से आपको लिखकर वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जनरली वो रिक्वेस्ट मान लेते हैं। वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो किसी भी सिचुएशन में एक बार आपने सबमिट कर दी तो उसको अनलॉक नहीं करेंगे, लेकिन आप रिक्वेस्ट अच्छे से करेंगे तो वो अनलॉक कर देंगे। और इन्होंने कहा भी है कि जब तक आप श्योर ना हो तब तक उसको सबमिट लॉक ना करें, क्योंकि एक बार सबमिट लॉक हो गया तो आपके फॉर्म में भी कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी चॉइसेस में भी कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। बट ये कर देते हैं, आप एक रिक्वेस्ट डाल देना, रिक्वेस्ट कर देना इनसे, तो ये आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने CGPA को कन्वर्ट करके ऑब्टेन मार्क्स डाल दिए, परसेंटेज मार्क्स इन CGPA परसेंटेज। सर डिप्लोमा मार्कशीट की डिटेल्स कैसे फिल करनी है, CGPA के अकॉर्डिंग या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका भी मेरे पास कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइंस लीप ने इशू किए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है क्लियर कट कि आपको कन्वर्जन करने के बाद मार्क्स डालने हैं या फिर CGPA के बाद मार्क्स डालने हैं। और कन्वर्जन का रूल भी नहीं दे रखा है। आपकी जो मार्कशीट है उसके पीछे बैक साइड में कन्वर्जन रूल लिखा होगा, तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। बट हर यूनिवर्सिटीज़ का कन्वर्जन रूल अलग अलग होता है, तो एक कॉमन कन्वर्जन रूल देना होता है एडमिशन एजेंसी को। तो इन्होंने सभी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन कन्वर्जन रूल भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मुश्किल है। तो जिस स्टूडेंट ने CGPA के अकॉर्डिंग डाल दिया है, जिसने परसेंटेज के अकॉर्डिंग डाल दिया है, कोई बात नहीं, अब डाल दिया, क्योंकि क्लैरिटी तो है नहीं। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लीप के हेल्पलाइन नंबर पर या फिर टिकट जनरेट करके पूछ भी सकते हैं। सो कन्वर्जन रूल तो पता नहीं है, तो जो भी आपकी BTR डिप्लोमा मार्कशीट जो फाइनल मार्कशीट है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो। और अपनी जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है BTR डिप्लोमा की, उस पर आपके सारे सेमेस्टर के जिस पर मार्क्स लिखे हुए हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जिस मार्कशीट पर आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स दिख रहे हों उस मार्कशीट को ही आपको अपलोड करना है। तो ये जो है, अगर आपने फिल भी कर दिया है तो जब मेरिट डिक्लेयर होगी तो आपको चांस दिया जाएगा, आपके मार्क्स वगैरह करेक्शन अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कुछ करेक्शन करने का आपको चांस दिया जाता है, टिकट जनरेट करके चांस दिया जाता है। तो अभी आपने जैसे भी फिल कर दिए हैं कोई बात नहीं, अगर आपको आगे बाद में कहीं क्लैरिफिकेशन मिलेगा तो आप मेरिट आने तक भी उसको क्लियर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
लेकिन लीप ब्राउचर की बात करें तो लीप ब्राउचर में तो ये लिखा हुआ है, इफ़ डिप्लोमा इज अवार्डेड अंडर MECS CBCA CS scheme of Board of Technical Education Rajasthan Jodhpur, then only aggregate CPI used to award division CGPA will be considered for eligibility। तो वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि CGPA को ही कंसिडर करेंगे एलिजिबिलिटी को, ऐसा लिख रखा है। बट प्रॉपर BTR इस बार काउंसलिंग नहीं करा रही है, CEG काउंसलिंग करा रही है। तो CEG इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बताती है, इतना हेल्प भी नहीं करता। अगर BTR के थ्रू होता तो वहाँ पर क्लियर कट हमें आंसर मिल भी जाता। तो लिख तो रखा है CGPA को कंसिडर करेंगे, बट ये कर कुछ भी सकते हैं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको करेक्शन करने के लिए मेरिट आने से पहले एक बार और मौका दे दिया जाता है। तो उस टाइम तक भी अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो आप इसी क्वेश्चन को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए लीप की हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हो, जो अवेलेबल है वेबसाइट पर, या फिर आप टिकट जनरेट कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मार्क्स किस तरीके से फिल करने हैं, तो वो आंसर आपको दे देंगे। सर इनकम सर्टिफिकेट कौन से ईयर का अपलोड करना है, डेट की लिमिट क्या होनी चाहिए? सर मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट के तहसीलदार से अप्रूव्ड है, मैंने अपने यहाँ का डाला है, क्या ये चलेगा? अभी देखो, इनकम सर्टिफिकेट जो राजस्थान गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है, और एक और फॉर्मेट आता है 4 पेज का। बट अभी जो लीप की वेबसाइट है, ब्राउचर है, उसमें इसको अलाउ कर रखा है, ये सिंगल पेज का है, इसको अलाउ कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यहाँ पर फ़ोन नंबर और साइन कराने हैं। स्टैंप की भी जरूरत नहीं है, स्टैंप हो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको स्टैंप लगानी है। किसी भी पोस्ट पर हो, वो भी लिखा हुआ है कि किसी भी पोस्ट पर सरकारी कर्मचारी हो सकता है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ग्राम ग्राम जो पंचायत होती है उसका सेवक हो सकता है, सरपंच हो सकता है, तो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। स्टैंप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप यहाँ पर करा सकते हो। और उसके बाद किसी गेजेटेड ऑफिसर से उस पर स्टैंप लगवा के उसको वेरीफाई करा सकते हो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो नोटरी से उसको अटेस्टेड करा सकते हो। तो एट लास्ट आप नोटरी से तो अटेस्टेड करा ही सकते हो। तो ये इसको बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको बनाने से। तो इसमें आपको पेन से अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है, यहाँ पर अपनी पेन से सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो फिल कर देनी है। इन सबको फिल कर आप यहाँ पर फोटो लगाना चाहो तो वो भी लगा दो। और ऊपर क्या है कि वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर आप क्या लिख सकते हो, 2023-24 का यहाँ पर वैलिड है, तो यहाँ पर कहीं साइड में 2023-24 लिख देना, या बाद में लिख देना। अभी के लिए तो आपको अपलोड करने के लिए चाहिए, तो इस फॉर्मेट को पेन से भर लें, नोटरी से अटेस्टेड करा लें। और 2 सरकारी कर्मचारी अभी नहीं मिल पा रहे हैं तो बाद में मिल जाते हैं, तो बाद में साइन करा लेना। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आप अपलोड कर देना, क्योंकि नोटरी का तो बन ही जाता है। तो उसके अलावा अगर फिर भी अरेंज नहीं हो रहा है तो ITR है, तो ITR का प्रूफ भी आप डाल सकते हैं अभी के लिए। बट कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको यही फॉर्मेट चाहिए होगा। और कुछ कॉलेजेस हैं वो 4 पेज का जो फॉर्मेट आता है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और राजस्थान में स्कॉलरशिप के लिए भी यही फॉर्मेट चलता है कि जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यही फॉर्मेट चलता है। तो अगर आप इस फॉर्मेट को बना लेंगे तो सही रहेगा। और डेट वगैरह यहाँ पर लिखनी पड़ती है, तो जो अधिकारी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जब साइन करेगा वहाँ की डेट वो लिख देगा इसके ऊपर। नोटरी जो भी यहाँ पर डेट अपनी डालना चाहेगा वो डाल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस साइड में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होता है, ये भी हाथ से ही लिखना होता है, तो वो आप खुद लिख लोगे, बाद में लिख लेना, कभी भी लिख लेना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फॉर्मेट यही है। अगर किसी का बना हुआ है गवर्नमेंट तहसीलदार से, तो अभी के लिए आप ये फिल कर सकते हो, डाल देना। आपका यही है, आपका फॉर्म जनरली रिजेक्ट नहीं होता। जनरली लीप है वो जनरली से फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता। आपको लगेगा कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए, इन चीज़ों से डर रहे हो, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है जल्दी से, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपने गलत डाल दिया तो। अभी के लिए आप डाल सकते हो, बट कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पर जो आपको गाइडलाइंस दे रखे हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो अभी जिसके पास जो भी इनकम का प्रूफ है उसको वो यूज़ कर सकता है, बट जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको जो प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो का वही यूज़ करना होगा। और अगर आप TFWS सीट्स को क्लेम करना चाह रहे हैं तो ये मस्ट है। अगर आपके पास ये है तो आप TFWS के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आउटसाइड राजस्थान कैंडिडेट को किस राउंड में सीट मिलेगी? भाई अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल हैं क्या? मैं बिहार का हूँ, यह डिप्लोमा किया हूँ। सर अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं क्या? तो अदर स्टेट वालों की बात है, तो यहाँ पर अदर स्टेट को मना नहीं किया है, अदर स्टेट का अलग से कोई कोटा नहीं है, पर अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान की प्रोसेस में। बट यहाँ पर एक प्रियोरिटी ऑर्डर सेट किया हुआ है, रैंक प्रियोरिटी एंड बिजनेस रूल सेट किया हुआ है कि किस किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान को दिया जाएगा, BTR को दिया जाएगा। अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट है उसने भी BTR से किया है तो उसको जनरल कैटेगरी में रखकर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अदर स्टेट का कैंडिडेट BTR से डिप्लोमा कर रखा है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होकर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा।
अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है, BTR से नहीं किया हुआ है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी पर मिलेगा। कैंडिडेट्स नॉट कवर्ड इन पॉइंट फर्स्ट सेकंड पास डिप्लोमा फ्रॉम अदर स्टेट बोर्ड टेक्निकल आउटसाइड राजस्थान UGC अप्रूव्ड, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। और राजस्थान के कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा बाहर से किया है और वो राजस्थान के मूल निवासी हैं, वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह का एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है। जब यहाँ के स्टूडेंट से सीट खाली बचेंगी तो यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेंगी, यहाँ के स्टूडेंट से सीट खाली होंगे तो थर्ड प्रायोरिटी। इस तरीके से नीचे की प्रायोरिटी पर ये सीट्स फिल होती जाएंगी। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स का रहती है मारामारी, वही 2-3, बाकी प्राइवेट उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पर सीट सभी को मिली जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज 18 कॉलेज हैं गवर्नमेंट, जिनमें 3 कॉलेजेस हैं, वहाँ तो आपको प्रॉब्लम आएगी सीट्स मिलने में। आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट एडेड सीट्स तो आपको दिखेंगी नहीं आपकी चॉइस फिलिंग में। जिन जिन सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो वो आपको चॉइस फिलिंग में दिख जाएंगी, उनके अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हो, करना चाहते हो तो जिनको आपको विजिबल है, जो आपने फिल कर दी, उनके लिए आप कंसिडर हो जाओगे सीट अलॉटमेंट के लिए। अगर आपकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग रहेगी तो आपको वो सीटें अलॉट हो जाएगी। सर लीव फॉर्म डेट पोस्टपोन्ड होगी क्या? मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, इस बार जो लीप है या रीप का प्रोसेस है वो डेट टू डेट चल रहा है, बिल्कुल भी डेट में पोस्टपोन नहीं हो रही है, आगे पीछे भी नहीं हो रही है। जो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो काउंसलिंग चल रही है उसमें एक दिन भी आगे पीछे डेट्स नहीं करी है। तो चांसेस है कि वैसे ही एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, तो पोस्टपोन होने के चांसेस तो बहुत ना के बराबर हैं। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाया तो अभी आपको 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके बाद जो फॉर्म सबमिट करना है वो 22 अगस्त तक करना है, तो 22 अगस्त तक भी आपके पास 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ई मित्र वाले के पास। ई मित्र वाले के पास जाके आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है, मूल निवास के लिए अप्लाई कर देना है। वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वहाँ से जो रिसिप्ट जनरेट होगी उस रिसिप्ट को आप अपलोड कर देना, कास्ट सर्टिफिकेट वाली रिसिप्ट को कास्ट सर्टिफिकेट में और मूल निवास की रिसिप्ट वहाँ पर आप फिल कर देना। और जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग करने जाएं तब आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रिसिप्ट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है जनरली। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, डोमिसाइल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मूल निवास का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप ई मित्र से रिसिप्ट बनवा लें, अपनी अप्लाई कर दें। ई मित्र में बहुत कम टाइम में ही आपको रिसिप्ट तो जनरेट करके दे दी जाती है, बनने में 3-4 दिन का टाइम लगता है, तो वो बनकर आता रहेगा, बट आप फॉर्म उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। जनरली रिजेक्ट नहीं करता है, तो उसके अंदर आपको कंसिडर कर लिया जाएगा रिसिप्ट के बेसिस पर। सर अदर स्टेट स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज क्या, और ओनली राजस्थान स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट कॉलेज? सर अदर स्टेट वालों का ऑप्शन बंद हो रहा है, कैटेगरी वाला ऑटो। हाँ, अदर स्टेट को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि फिल कर सकते हैं, फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, पहले वो प्रायोरिटी में राजस्थान के कैंडिडेट्स को सीट अलॉट करेंगे, उसके बाद सीट ब्लैंक होती जाएंगी, तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स को उन पर मौका मिलेगा बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान के कैंडिडेट्स को देते हैं और सेकंड प्रायोरिटी भी राजस्थान के कैंडिडेट्स को, थर्ड प्रायोरिटी पर अदर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आउटसाइड राजस्थान कैंडिडेट है, उसने डिप्लोमा BTR से किया हुआ है, तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी पर भी वो कंसीडर होगा। सर मैं सिविल से हूँ, CSE में नहीं जा सकता क्या? कॉलेज मिलने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? एडमिशन तो हो जाएगा ना अगर CSE मिली? और लीप में कौन कौन से कॉलेज हैं उस पर भी एक वीडियो बना दो। लीप का जो कॉलेजेस है मैंने आपको अभी भी बता दिए हैं, और बाकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की भी अलग से, तो आप उसमें कॉलेजेस देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस का रिव्यू भी है, तो मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है, बट डिसाइड आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने आपको इतनी रिक्वेस्ट पर तो मैंने इतना बताया, अदरवाइज़ मैं प्राइवेट कॉलेज को जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी 3 को ही सजेस्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि 3 ही थोड़े बहुत स्टैंडर्ड को मेंटेन ये कर पा रहे हैं, MBM, RTU और CTAU। बाकी ये है कि आपको एजुकेशन करनी है तो सबको उनकी रैंक और उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। सभी को वो टॉप के कॉलेज तो नहीं मिल पाएंगे, तो आपकी जो भी रैंक और वो है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ कर लेना। आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आप उस लिस्ट में से देख लेना। तो लीव गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अदर स्टेट्स, तो लीव गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि CSE नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है ब्रांच का जो होता है। बट मेरी जो नॉलेज है और AICTE की जो नई गाइडलाइंस है उसके अंदर कोई भी डिप्लोमा ब्रांच का स्टूडेंट है वो किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में एडमिशन ले सकता है। और ये वेरीफाई हो जाएगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लो आप सिविल के हैं
और सिविल आप चूज़ करने के बाद अगर आपको कंप्यूटर साइंस और सारी ब्रांच शो कर रहा है चॉइस फिलिंग के टाइम पर, तो आप समझ जाना कि हाँ अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चॉइस वही शो करता है जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक नया रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिप्लोमा होल्डर किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चॉइस फिलिंग में आपको ब्रांच दिखा भी देगा, तो उससे आपको और श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ मेरे को सिविल चूज करने के बाद कंप्यूटर भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारी ब्रांच दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको और श्योरिटी मिल जाएगी। मेरे बीएससी मैथ्स में 64 परसेंटेज है, क्या मैं मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी? मिल जाएगी, मैकेनिकल ब्रांच मिलने में कोई खास दिक्कत नहीं है। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 45% मार्क्स का जनरल कैटेगरी के केस में है, 40% रिजर्व कैटेगरी के केस में है, और इनके पास 10+2 एग्जामिनेशन में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और बीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको फर्स्ट ईयर में कुछ ब्रिज कोर्सेज करने होते हैं। जैसे आपका तो मैथ्स में कर रखा है तो मैथ्स नहीं आपको पढ़ना हो, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी पड़ेगी, अलग से पेपर इसका होता है कॉलेज लेवल पर ही। तो ये दो सब्जेक्ट आपको अलग से इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कवर करने पड़ेंगे, जिसको ब्रिज कोर्स बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा होते हैं, ये डिप्लोमा जिनके पास है उनको नहीं करने पड़ते, जिनके पास बीएससी डिग्री से एडमिशन लेते हैं उनको ये दो एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन जो कॉलेज लेवल पर ही होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होते हैं, ये इजीली पास हो जाते हैं। तो आपको कॉलेज लेवल पर ये एग्जामिनेशन देने होते हैं जिनको ब्रिज कोर्स कहते हैं। सर मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं लीप 24 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। जिनका फर्स्ट ईयर बीटेक की कंप्लीट है वो नहीं कर सकते हैं। जिनकी बीटेक कंप्लीट है वो एलिजिबल हैं इस बार। बीटेक वाले स्टूडेंट जिनकी डिग्री कंप्लीट है वो एडमिशन लेना चाहें डिप्लोमा में तो ले सकते हैं। सर बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज फ़ी कितनी होती है राजस्थान में, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा फ़ीस के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैंने बता दिया कि फ़ीस की 3 कैटेगरी होती हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट, सेल्फ फाइनेंस सीट, TFWS सीट, SC/ST गर्ल कैंडिडेट सीट्स। तो ये कैटेगरी पर सभी की अलग अलग फ़ीस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। वो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है फ़ीस स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो उसको आप देख लें तो उससे आपको फ़ीस का पूरा आइडिया लग जाएगा। फॉर फीस कंसेशन इन प्राइवेट कॉलेज, तो जहाँ तक है फ़ीस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप डायरेक्टली कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें बहुत खाली रहती हैं। फिर प्राइवेट सीट की जब कॉलेज की सीट्स जब खाली रहती हैं तो वो आपको कम से कम फ़ीस में भी एडमिशन दे सकते हैं। ये आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग करके अपना एडमिशन वहाँ ले पाते हैं। तो सीट्स काफ़ी ब्लैंक रहती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में ही सीटें नहीं फिल हो पाई थी कोर ब्रांचेस की, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। तो बीटेक में जनरली बहुत कम एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो सारी सीटें खाली हो जाती हैं और वो डिप्लोमा सेकंड ईयर के बच्चों को मिल जाती हैं। तो सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत खाली रहती हैं। तो अगर आप फीस कम कराना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप लीव काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो वो आपको फुल फीस में ही एडमिशन देंगे ज़्यादातर कॉलेज। तो अगर आप काउंसलिंग भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग से भी पार्टिसिपेट कर लीजिए अच्छे कॉलेज के लिए। अगर आपको अच्छा नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली भी कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं। और काउंसलिंग के बाद भी जो रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपके पास जब प्राइवेट कॉलेजेस का कॉल आएगा तो उसमें भी आप फीस कम कराने की बात कर लें उनसे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फीस की बार्गेनिंग आपको करनी ही करनी है। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि फ़ीस आप जितनी कम करा सकें कर लेते हैं, ये आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। TFWS सीट होती है क्या लीप में, अदर स्टेट भी एलिजिबल है क्या? हाँ, TFWS सीट होती है। TFWS सीट में भी सबसे पहले मौका राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, और उसके बाद अगर राजस्थान का स्टेट का कैंडिडेट ऑप्ट नहीं करता है तो जनरली गवर्नमेंट कॉलेज में तो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स TFWS सीट को ले लेते हैं। प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर TFWS की जो सीट्स होती हैं वहाँ पर राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स कई बार नहीं लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की सीट अदर स्टेट कैंडिडेट्स को भी TFWS की सीट्स एलिजिबल हो जाते हैं, तो मिल जाती है अदर स्टेट को भी। अगर किसी कॉलेज में सीट वैकेंट है प्राइवेट में भी, उसके लिए आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। हर ब्रांच में 2 या 3 सीट्स होती हैं, तो सभी को कंसिडर किया जाता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पर भी राजस्थान के कैंडिडेट्स को रखा गया है। अगले क्वेश्चन है, मेरा CGPA 9.70 इलेक्ट्रिकल CLG बताओ सर, कॉलेज बताओ प्लीज़ लो फीस पे। सर जी ITI 82 डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन होगा, वरना फीमेल कैटेगरीज हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी में वुमेंस का इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, वहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर प्लीज़ MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में गवर्नमेंट सीट मिलेगी क्या सर? फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन काफ़ी टफ रहता है MBM में। भैया मेरी 91 परसेंटेज है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, क्या मेरा MBM में हो सकता है? अगेन MBM काफ़ी टफ है,
CSE के लिए बेस्ट कॉलेज विद 9 CGPA रिप्लाई मी। CSE के लिए वही MBM हो गया, CTA हो गया, RT हो गया, फिर प्राइवेट में SKIT और JECRC ठीक कॉलेज हैं। ये 5 कॉलेजेस CSE के लिए ठीक रह सकते हैं। 82% इन डिप्लोमा, कैन आई गेट RTU सिविल ब्रांच, एनी चांसेस? सिविल ब्रांचेस अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसी हायर परसेंटेज के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, सीट्स काफ़ी कम है सिविल की। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर में सिविल की कट ऑफ क्या है? 4 सीट है ही, 4 सीट ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो काफ़ी टफ है यहाँ पर भी कंपटीशन। CS के लिए बेस्ट कॉलेज विद कट ऑफ रिप्लाई मी, मैंने बता दिया। CS के लिए वही 3 MBM RTU CTAE और प्राइवेट में SKIT JECRC आप देख सकते हैं, और एटलास प्राइवेट में पूर्णिमा पर जा सकते हैं। मेरा डिप्लोमा में 78% है, तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज में CSE ब्रांच मिल जाएगी? तो अगेन अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चलेगा तो मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चल जाएगा, 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें से कोई भी चलेगा तो मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट MBM CTIU और RTU में काफ़ी टफ कंपटीशन है, काफ़ी मुश्किल है वहाँ पर तो, बट कोई भी चलेगा 18 में से तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसका आंसर करना भी ज़्यादा आसान नहीं है। उसका रीज़न ये है, कट ऑफ बता पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि BTR में ही पहले ओल्ड स्कीम चलती थी, अभी CGPA मार्क्स अवार्ड होते हैं। ओल्ड स्कीम में मार्किंग स्कीम अप्लाई होती थी, तो दोनों स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 साल पहले भी डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई करते हैं और नए स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं। तो उस बेसिस पर क्या है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मार्क्स और CGPA को किस तरीके से कन्वर्ट कर कर वो मेरिट अलॉट करेंगे। तो इसलिए कोई एक फिक्स क्राइटेरिया ना होने की वजह से ये बता पाना मुश्किल है। बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए भी बताना मुश्किल है। बीटेक फर्स्ट ईयर में तो एक JEE क्राइटेरिया होता है, JEE के क्राइटेरिया पर सीट अलॉट हो जाती है, वो सबके लिए यूनिक पैरामीटर रहता है, तो वहाँ तो बता पाना ईजी रहता है। बट यहाँ बता पाना, क्योंकि वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स है इसलिए बता पाना मुश्किल है। जो और काफ़ी टाइम पर जो लीप एडमिशन्स हैं उनको BTR कंडक्ट कराती है और काफ़ी टाइम पर CG कंडक्ट कराती है, तो इस वजह से भी बता पाना मुश्किल है क्योंकि दोनों अलग अलग थोड़ा चेंजेस होता है दोनों के प्रोसेस में। और क्या कट ऑफ ये प्रीवियस ईयर में है इन्होंने कोई डिस्क्लोज अभी करते नहीं है, तो इसलिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है इनका डिसाइड करने का, तो इसलिए क्या है कि बता पाना यहाँ पर मुश्किल है। बस इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर बहुत कम सीट होती हैं इनके अंदर, और सिर्फ 10% जो टोटल इनटेक होता है उसके अंदर 10% सीट्स ही क्या होती हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती हैं। तो सेम मार्क्स पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। मान लो किसी की 9.5 CGPA है तो 9.5 CGPA पे काफ़ी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो इसलिए एक टफ कंपटीशन रहता है, इसलिए एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। बट अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, BTR की मेरिट होल्डर हैं, जो स्टूडेंट्स BTR के मेरिट होल्डर हैं उनका तो अगर वो एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अपनी अपनी ब्रांचेस के अगर आप टॉप 10 में या टॉप 15 में आ रखे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो BTR की मेरिट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका नाम टॉप में है तो आपको मिल जाएगा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो। बाकी इतना आसान नहीं है इन क्वेश्चनों का आंसर देना। तो ये आपकी रिक्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना, और जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।